हेलो दोस्तों। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उत्तराखंड पीसीएस मेंस के पेपर 6 के लिए, पेपर 6 के लिए जो विज्ञान का पेपर है। उसमें एक टॉपिक है तरंगे। उसमें तरंगे में दो टॉपिक है, एक यांत्रिक तरंगे भी है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है, फिर एक्सरेज है। तो उसी टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो तरंगे होती क्या है? जैसे आप लोग कभी समुद्र तट पे गए होंगे तो देखा होगा कि समुद्र में लहरें उठती रहती है। तो उसको, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उन लहरों से टरबाइन चलाई जाती है, टरबाइन से फिर बिजली बनाई जाती है। तो इससे मैं इसलिए बता रहा था आपको ये चीज़ कि उन तरंगों में भी ऊर्जा होती है। कि जैसे, तो तरंगे क्या होती है? तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न हुए वो विक्षोभ है जो माध्यम के कणों के प्रवाह के बिना ही माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, तरंगे कहलाते हैं। तो तरंगे माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ है। उसमें जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। परंतु जो ऊर्जा है और संवेग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। तो तरंग में ऊर्जा होती है, उसको तरंग ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो तरंग समझ गए आप। तरंग ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन का वह तरीका है जिसमें माध्यम के कणों का गमन नहीं होता है। मतलब तरंग के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। माध्यम के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर गमन नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, मोशन नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिए तरंगों कितने प्रकार की होते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंगे जिनको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, एक होती है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले हम यांत्रिक तरंगों को देख लेते हैं। वैसे मैं इन दोनों को साथ साथ लिखा है क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है कि यांत्रिक तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर बताइए, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लिखा है। तो अब जैसे यांत्रिक तरंगे है, यांत्रिक तरंगे वैसी तरंगे होती है जिनके लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम क्या हो सकता है? कोई भी ठोस, द्रव या गैस, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो माध्यम हो सकता है। ठीक है, जैसे जो ध्वनि है, हम आवाज़ जो हम बोलते हैं, तो हमारी ध्वनि के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। अगर हम निर्वात में कोई बात बोलेंगे तो वो सुनाई नहीं देगी। तो जैसे स्पेस में या मून पे अगर दो लोग हैं, मून पे दो लोग हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, वहाँ पे वातावरण नहीं है, पर्यावरण नहीं है चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में, तो वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आवाज़, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा है तो उसे मेरी आवाज़ तभी सुनाई देगी अगर वहाँ कोई माध्यम है, और अगर निर्वात होगा तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, माध्यम की स्थिति यथावत, वो तो मैं ऊपर तरंग के डेफिनेशन में बताया था कि माध्यम के कण अपने स्थान से गति नहीं करते, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, केवल संवेग और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम का जड़त्व। ये दो ऐसे गुण हैं, माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, और माध्यम का जड़त्व, जो यांत्रिक तरंगों के संचरण को निर्धारित करता है। इन्हीं दो क्वालिटी पर यांत्रिक तरंगों का संचरण निर्भर करता है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको अयांत्रिक तरंग बोलते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। इनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना किसी मीडियम के गमन करती है, गति कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के कर सकती है। जैसे प्रकाश तरंगे हैं, लाइट वेव्स, जैसे सूरज से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी गमन कर सकता है। रेडियो वेव्स है, एक्स तरंगे है, एक्स रेज। एक्स रेज का नाम आपने सुना होगा कि एक्सरे करा लो, उसमें एक्स रेज यूज होती है चिकित्सा में, मेडिकल के फील्ड में। वो एक्स रेज, उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी रेज को जिसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें हमारे सिलेबस में भी है, एक्स किरणें, एक्स किरणों के प्रकार, एक्स किरणों की विशेषताएं, एक्स किरणों के उपयोग, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये निर्वात में भी गति कर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को मैं अभी
आगे बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इतना ही इसमें समझ लो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इनकी तरंग दैर्ध्य का प्रास होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। जो तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ होती है अभी इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो वो वेवलेंथ होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। ये नीचे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में क्या है कि जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, पराबैंगनी किरणें, इनको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। ये विजिबल प्रकाश, विजिबल लाइट है। अवरक्त को इंफ्रारेड बोलते हैं। माइक्रोवेव रेज रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, रेडियो तरंगों को रेडियो वेव्स। तो इसमें ये दिखाया है कि ऊपर तरंग दैर्ध्य का साइन बना है लैम्डा। लैम्डा जैसे जैसे हम गामा किरणों से रेडियो तरंगों की ओर जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। और जैसे जैसे हम रेडियो तरंगों से गामा किरणों की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो इसको देख लो, समझ लो। इससे एक्चुअली एनर्जी डिसाइड होती है। एनर्जी आवर्ती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे हम गामा किरणों से रेडियो तरंगों की ओर जाएंगे तो ऊर्जा घटेगी, ठीक है। ऊर्जा क्यों घटेगी? क्योंकि ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप समझ के अब आगे देखते हैं हम यांत्रिक तरंगों के प्रकार। जो मैं ऊपर बता रहा था कि अनुप्रस्थ क्या होता है और अनुदैर्ध्य क्या होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में लिखा था ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती है, तो वही चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या है? यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है और या अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। इनको भी साथ साथ लिखा है ताकि इनमें जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपकी समझ में आ जाए। तो अनुप्रस्थ तरंगों को देख लो। अनुप्रस्थ तरंगों में जैसे ये तो आपको पता है कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अब उसी माध्यम के कण कैसे मूवमेंट करते हैं, जब तरंग गति करती है तो माध्यम के कण कैसे मूवमेंट करते हैं, उसी के आधार पर इनमें जो डिफरेंस होता है उसको हमें देखना है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे ये नीचे डायग्राम दिया है जिसमें तरंग के संचरण की दिशा दिखाई है और माध्यम के कणों का कंपन दिखाया है, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए ऐसी इस टाइप की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। जैसे ये ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकती है उसको शरंग बोलते हैं और नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये मूव कर सकती है तरंग उसको गर्त बोलते हैं। और दो उत्तरोत्तर, दो लगातार शरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो। अतः अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में या द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है, गैसों में नहीं। जो अनुप्रस्थ तरंग है वो सिर्फ ऐसे माध्यम में जो दृढ़ हो, तो जैसे ठोस है, ठोस दृढ़ होता है, सॉलिड, और लिक्विड की जो ऊपर का सरफेस होता है, तो ऊपर के सरफेस मतलब द्रव अगर कोई है, जैसे पानी है, कोई भी लिक्विड है, ऑयल है, उसके ऊपर के सरफेस पे या ठोसों में, क्योंकि उनमें दृढ़ता होती है अनुप्रस्थ तरंगे। गैसों में ये नहीं की जा सकती है, गैसों में उत्पन्न नहीं हो सकती अनुप्रस्थ तरंगे क्योंकि गैसों में दृढ़ता नहीं होती है। और माध्यम के कणों का संचरण तरंग की दिशा के संचरण के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो माध्यम के कण ऊपर की ओर जितना भी मैक्सिमम मूवमेंट कर सकते हैं उस डिस्टेंस को शरंग बोलते हैं, और जितना भी नीचे की ओर गमन कर सकते हैं उसको गर्त बोलते हैं। दो लगातार शरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब किसी भी किरण की तरंग दैर्ध्य, किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब देख लीजिए अनुदैर्ध्य तरंगों को। अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। ये नीचे डायग्राम दिखाया है, इसमें तरंग संचरण की दिशा दिखाई है और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा दिखाई है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सेम दिशा में है, इसलिए इनको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। तो माध्यम के कण जहाँ पास पास होते हैं वहाँ संपीड़न बोलते हैं उसको, और माध्यम के कण जहाँ दूर दूर स्थित होते हैं उसको विरलन बोलते हैं। तो संपीड़न जहाँ होता है, संपीड़न के स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। जो सामान्य दाब है, प्रेशर और डेंसिटी, तो जहाँ विरलन है, विरलन में क्या है कि दूर दूर होते हैं तो वहाँ तो कम हो जाएगा दाब और घनत्व।
संपीड़न संपीड़न के स्थान पर माध्यम के कण पास पास स्थित होते हैं, तो वहां दाब और घनत्व सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। सभी प्रकार के माध्यमों में ये किरणें उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये सभी प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे ध्वनि तरंगे जो हम बोलते हैं तो उनको ध्वनि तरंगे बोलते हैं। ध्वनि तरंगे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे। स्प्रिंग का मूवमेंट आपने देखा होगा, जैसे स्प्रिंग में माध्यम के कण, स्प्रिंग को कभी देखना जो पेंसिल में यूज होता है नॉर्मल स्प्रिंग, तो उसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, इसलिए स्प्रिंग की तरंगों को भी अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ऐसे भूकंप की तरंगे ध्वनि की तरंगे हैं। ठीक है, जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास स्थित होते हैं वे वो स्थान संपीड़न कहलाता है, और जहां दूर दूर स्थित होते हैं उसको विरलन बोलते हैं। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। ठीक है, और बस एक चीज ये समझ लो इसमें कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल उस माध्यम में पैदा हो सकती है जिसमें दृढ़ता हो, मतलब केवल ठोस में या द्रव की ऊपरी सतह पर, और अनुदैर्ध्य तरंगे किसी भी प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब कल हम एक्स किरणों को देखेंगे। एक्स किरणें, उनके प्रकार, कठोर एक्स किरणें और कोमल एक्स किरणें, सॉफ्ट एक्स रेज और हार्ड एक्स रेज, और उनके उपयोग, उनकी विशेषताएं। यह क्वेश्चन एक बार पहले आ भी चुका है 2016 के पेपर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।